हेलो वेटरन्स, हेलो व्यूअर्स। आज मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, इसका टाइटल सुनकर आप भी थोड़ा सा अचंभित होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था OROP2 पर भ्रामक बातें। उसमें एक व्यूअर ने कमेंट किया। उनकी शक्ल से, उनके कमेंट से लगता था कि वो कोई बहुत ही प्रभावशाली उच्च पद पर रहने वाले कोई अधिकारी या उच्च प्रभाव रखने वाले कोई व्यक्ति होंगे। भूतपूर्व सैनिकों में से जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के वो नहीं थे। उनका कमेंट था कि ये वीडियो 2 मिनट का भी हो सकता था, ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक टाइम है। मैंने इस कमेंट को पढ़ा। पहले तो मैं ये नहीं समझ पाया कि ये श्रीमान मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं या डिमोटिवेशन कर रहे हैं मेरा, या गिरा रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। कि YouTube पर इस प्रकार के वीडियो आते हैं, काफ़ी लंबी अवधि के लोग देखते भी हैं। खैर, उन्होंने किसी भी संदर्भ में कहा हो, मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दिया है और क्यों नहीं इस मोटिवेशन का फ़ायदा उठाऊं। इसलिए मैंने टाइटल रखा आज इस वीडियो का, मैं इसे 2 मिनट में कैसे कहूं सर। मेरी उम्र 70 साल की है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। तो मैं इस बात को मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा। उनका जो सरनेम है हुड्डा है। हुड्डा जी, मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सर आप बताएं हम इसे 2 मिनट में कैसे कहें। सर, पहला पॉइंट है, 1973 में हमारी 75% पेंशन को 50% कर दिया गया और जिनकी 33% थी उनको 50% कर दिया गया। इसे मैं 2 मिनट में कैसे कहूं सर। OROP का 45 साल का संघर्ष है। इस संघर्ष में न जाने कितनी सरकारें गईं, कितनी आईं। हमारी OROP के मकसद को न कांग्रेस ने पूरा किया, न UPA सरकार ने पूरा किया, न जनता दल ने पूरा किया, न वाजपेयी सरकार ने पूरा किया, और वर्तमान सरकार ने भी जंतर मंतर पर हुए 2015 के एजिटेशन के दबाव में आकर एक टूटा फूटा नोटिफिकेशन निकाल दिया जो आज भी कोर्ट में चैलेंज है। मैं इसे 2 मिनट में कैसे कहूं सर। अब तक मुझे 3 मिनट 51 या 52 मिनट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को कुछ राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले हमारे भूतपूर्व सैनिक इसे सुप्रीम कोर्ट में ले गए और जो नोटिफिकेशन 1/7 2019 को OROP2 के नाम से लागू होना था उसको अटका दिया 3 साल तक। कोर्ट में हारने के बावजूद भी उन्हें ये उसे रिव्यू पिटीशन के माध्यम से फिर कोर्ट में ले गए और भारत सरकार को मौका दिया OROP लागू नहीं करने का। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि इसे 3 महीने में, यानी 16/3/2022 का निर्णय 16/6/2022 तक लागू होना है, इसको नहीं होने दिया और भारत सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसे 2 मिनट में मैं कैसे कहूं सर। अब आपको मैं एक
बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं सर। छठवें वेतन आयोग में उस समय की सरकार ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को माना, स्वीकृति दी पेंशन के संबंध में, और उस स्वीकृति को इस प्रकार तोड़ा मोड़ा गया, जो पेंशन हमें 1/1/2006 को मिलनी थी वो 10 साल का पीरियड लिया, 2016 में जाकर के मिली, जो सर्कुलर 568 है उसके अनुसार। हम लड़ते रहे, कोर्ट में जाते रहे, हमें फिगर नहीं मिलती रही। कभी इन्होंने चंद्रशेखर कमेटी बिठाई, कभी ने ओआरओपी का नाम लिया, नए नए नाटक होते रहे, लेकिन हमको पेंशन नहीं दी सही तरीके से। यदि सही तरीके से पेंशन देते तो शायद हमारे ओआरओपी का इतना भी खर्चा नहीं आता। मैं इस बात को 2 मिनट में कैसे कहूं सर, अभी तो मुझे 6 मिनट हो गए। ओआरओपी का जो सर्क्यूलर है 555, उसमें जो ऑनरेडी न्याय सेवादार हैं उसमें ग्रुप एक्स ऑनरेडी न्याय सेवादार की जो पेंशन है वो रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर है, लेकिन जो ग्रुप वाई का न्याय सेवादार है उसकी पेंशन रेगुलर ग्रुप वाई के न्याय सेवादार के बराबर नहीं है। ये अंतर क्यों है? हमने बार बार कहा, जो प्रभावित व्यक्तियों ने बार बार कहा, इसको ठीक नहीं किया गया। इसे 2 मिनट में मैं कैसे कहूं सर। ऑनरेरी न्याय सेवादार एएफटी के माध्यम से लड़ाई लड़ी और भारत सरकार ने भी कमेटी बिठाई, और अंतिम निर्णय यह रहा कि ऑनरेरी न्याय सेवादार का जो पेंशन होगी वो रेगुलर न्याय सेवादार की पेंशन के बराबर होगी। हो सकता है कि उनके जो पद हैं, उनका जो रैंक है उस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेंशन बराबर होगी। ये होने के बावजूद भी अभी तक उनको प्रॉपर तरीके से भुगतान नहीं किया गया है। पीसीडी और बैंकों के चक्कर लगाने के बावजूद भी, और जब इन बातों को डीएसडब्ल्यू या भारत सरकार के पास उठाया जाता है वो चुप्पी साध लेते हैं। उनका भुगतान प्रॉपर तरीके से जो इन्होंने कहा है या इनके सर्कुलर है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। इस बात को मैं 2 मिनट में कैसे कहूं सर। सर्कुलर 568 जो 2016 में आया, उसमें जो पेंशन दी गई मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% है, और यही कारण है कि चाहे 1 साल का हो या 30 साल का हो, उनकी पेंशन सबकी बराबर है। जेसीओज ओआस और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनकी जो पेंशन है मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% दिया हुआ है, और ये मिनिमम फिटमेंट टेबल 6 सीपीसी ने 2008 में बनाए थे, 2006 से लागू थे, और इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। लेकिन 542 सर्कुलर में चंद्रशेखर कमेटी द्वारा ऑफिसर्स की मिनिमम फिटमेंट टेबल को बदला गया, उनकी फिगर बदल गई, और इस प्रकार बदली कि उनका लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो फिगर था वो नोशनल मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उनको कहा ही मिनिमम फिटमेंट टेबल। जो 568 सर्कुलर है उसमें पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक को मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% दिया गया, जबकि ऑफिसर्स को जो नवनिर्मित फिटमेंट टेबल्स थी जो नोशनल मैक्सिमम के दायरे में आती हैं उससे पेमेंट की गया, न कि छठवें वेतन आयोग द्वारा बनाई गई मिनिमम फिटमेंट टेबल से। इस बात को मैं कैसे कहूं सर। हम ये मानते हैं कि यदि नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से 568 में ऑफिसर्स का पेमेंट हुआ है तो हमारा भी पेमेंट सर्कुलर नंबर 430 जो नोशनल मैक्सिमम के आधार पर बना है उससे किया जाए। 7 सीपीसी में
मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2.57, 2.67, 2.81 लागू हुआ। ये डिफरेंस, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ सर? और अभी भी एक मुहिम चलाई जा रही है कि ऑफिसर्स को 2.67 से OROP 2 मिलेगी और हमें 2.57 से मिलेगी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको मैं 2 मिनट में कैसे कहूं सर? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है उसके बहुत बड़े मायने होते हैं, लेकिन मैंने इसको एक मोटिवेशन के रूप में लिया है। आप लगता है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी पोस्ट पर हो, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमें सपोर्ट करें। और साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो मेरा वीडियो 2 मिनट में होना चाहिए था, ये 11 मिनट 19 या 20 सेकंड हो चुके हैं। इन सबको मैं 2 मिनट में कैसे कहूं सर? अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।